हे गाइस, द डेविल हियर। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तुम्हें पैसे से प्यार है या फिर तुम्हें शेयर मार्केट के कीड़े ने काटा है, तो तुम्हें इस फिल्म की कहानी को जरूर जानना होगा। और हाँ, ये कहानी तुम्हारी ठरक भी पूरी करेगी। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कहानी जॉर्डन बेलफोर्ट की रियल लाइफ पर बेस होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ जॉर्डन उसके अय्याश और अमीर जिंदगी के बारे में हमें बता रहा होता है। उसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने बंगले हैं, वो कितनी तरह के ड्रग्स करता है, उसकी बेबी कितनी खूबसूरत है और वो रोजाना कितने लड़कियों के साथ सोता है। आगे वो कहता है कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है क्योंकि पैसा सिर्फ तुम्हें अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी लड़कियाँ और अच्छी जिंदगी ही नहीं देता, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाता है। तुम इससे दुनिया जीत सकते हो और तुम्हारे दुश्मनों को जड़ से मिटा सकते हो। उसे बात तो इसकी बिल्कुल सही है। खैर, तो अब जॉर्डन हमें इसकी प्रेजेंट की अय्याश लाइफ से सीधा पास्ट में ले जाता है, जब वो 22 साल का शादीशुदा कंगाल इंसान था और हर नौजवान की तरह उसे भी अमीर बनना था। उसकी यही चाहत उसे इस जगह पर ले आती है, वॉल स्ट्रीट, ट्रेडिंग का अड्डा। यहाँ ब्रोकर्स अपने फायदे के हिसाब से अमीर लोगों को शेयर बेचते खरीदते हैं। जॉर्डन की यहाँ सबसे निचले स्तर पर नौकरी लगी थी। उसके ऊपर का एक ट्रेडर जिसने जॉर्डन को उसका काम बताया था, उसने आते ही जॉर्डन को गालियाँ देना शुरू कर दी थी। वैसे ये सब वॉल स्ट्रीट में आम था। ये सब एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ देकर ही जिंदा थे और इसने पिछले साल $3 लाख कमाए थे। और उसके ऊपर भी एक ट्रेडर था, वॉल स्ट्रीट का सीनियर ब्रोकर, जिसने पिछले साल $10 लाख कमाए थे। पर वो जॉर्डन से पहले से ही इम्प्रेस था क्योंकि जॉर्डन ने अपनी काबिलियत साबित करने के लिए इंटरव्यू लेने वाले को ही शेयर बेच दिए थे। अब लंच टाइम पर मार्क जॉर्डन को शेयर मार्केट का काला सच बताता है। वो उसे कहता है कि कोई भी माय का लाल ये नहीं बता सकता कि शेयर ऊपर जाएगा या फिर नीचे, वॉरेन बफेट भी नहीं। इसीलिए हमें बस कस्टमर को धोखे में रखना है, उन्हें इसका नशा करवा के बस पेपर पर अमीर बनाना है और असली रोकड़ा हमें अपने घर ले जाना है। खैर, तो पूरे 6 महीने वॉल स्ट्रीट को समझने के बाद जॉर्डन एक ब्रोकर बन जाता है जिसका सपना अब शेयर मार्केट पर राज करना है। अक्टूबर 1987 जॉर्डन का पहला ब्रोकरेज का दिन और शाम 4 बजे तक मार्केट 508% तक डाउन। इस दिन को ब्लैक मंडे के तौर पर जाना गया। ये सन 1900 के बाद का सबसे बड़ा क्राइसिस था और इसी वजह से अपना हीरो वॉल स्ट्रीट से सीधा बाहर, और अब मजबूरी में अपने हीरो को एक ऐसी जगह काम करना पड़ता है जो सिर्फ पेनी स्टॉक बेचते हैं, मतलब ऐसे शेयर जिनकी कीमत बहुत कम होती है। और जॉर्डन खुश हो जाता है क्योंकि ये कंपनी 50% कमीशन देती है और इसलिए जॉर्डन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से ऐसे ऐसे कचरा शेयर्स बेच रहा था जिसे खरीदने के बाद वो कंगाल होने वाले थे जो इसे खरीद रहे थे। पर जॉर्डन खूब नोट छाप रहा था। अब एक दिन उसे एक होटल में डॉनी मिलता है जो जॉर्डन की महंगी कार देखकर इम्प्रेस हो जाता है। और जब जॉर्डन उसे अपनी मंथली इनकम बताता है जो कि करीब 70 से $72,000 होती है, तो डॉनी अपनी नौकरी छोड़ देता है और जॉर्डन के लिए काम करने लगता है। अब धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ती है। जॉर्डन के पूछने पर डॉनी बताता है कि उसने अपनी कजन के साथ ही शादी कर ली है, साला हरामी। और उसी दिन डॉनी जॉर्डन को दम मारना भी सिखाता है। दोनों की लाइफ शेयर बेचकर अच्छे से कट रही होती है और वो अब मिलकर एक कंपनी भी खोलने की सोचती है। और इन्हें ब्रोकर्स की जरूरत होती है जिसके लिए ये रॉबी फाइनबर्ग, ऑर्डिन कबर्ग, चेस्कर मेने और निकी, इन चारों को जॉर्डन और डॉनी इन चारों को अपनी कंपनी में भर्ती करते हैं। अब अगले सीन में जॉर्डन अपनी बेबी को एक डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करता है जहाँ उसकी बीवी उससे कहती है कि ये सब गलत है और अगर तुम्हें घटिया स्टॉक बेचना ही है तो अमीरों को बेचो। तो जॉर्डन कहता है तुम सही हो, पर अमीर लोग कचरा स्टॉक नहीं खरीदते, कभी नहीं, क्योंकि वो स्मार्ट होते हैं और वो मेरे इन गवार लोगों से स्टॉक क्यों खरीदेंगे। लेकिन इसे सवाल से जॉर्डन को एक आइडिया आता है। वो अपनी कंपनी को स्ट्रैटन ओपमान ऐसा एक नया नाम देता है। अपने सभी गवारों को एक स्क्रिप्ट लिखकर देता है जिसमें उसने अपने सेलिंग का टैलेंट भर भर के डाला होता है और साथ में प्रोफेशनली बोलने का तरीका भी। और अब जॉर्डन अमीरों को टारगेट करने लगता है। पहले उनका भरोसा जीतने के लिए उन्हें एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट ब्रोकर की तरह बड़े स्टॉक्स जैसे डिज्नी को दिखाया जाता है और फिर अगर एक बार क्लाइंट फंस गया तब उसे फिर से वही कचरा पेनी स्टॉक बेचता है। और धीरे धीरे जॉर्डन की कंपनी काफी हिट होने लगती है। सिर्फ 1 महीने में कंपनी ने 28.7 मिलियन सिर्फ कमीशन से कमाए, वो भी पेनी स्टॉक से। इसी खुशी में अपने एम्प्लॉयज के लिए जॉर्डन एक क्रेजी पार्टी रखता है जिसमें मेल एम्प्लॉयज के लिए कॉल गर्ल्स और फीमेल के लिए प्ले बॉयज को बुलाया जाता है। और डैनियल जो कंपनी की सेल्स असिस्टेंट होती है, उसे अपने सर मुंडवाने के जॉर्डन $10,000 देता है। ओ डेविल,
ये काफी क्रेजी हो गया। ऐसी हरकत पर तो डेविल भी शर्मा जाए। कहे तो कामयाबी के साथ जॉर्डन के चर्चे भी बढ़ने लगते हैं और एक मैगजीन ने उसका इंटरव्यू लिया और जॉर्डन के बारे में जम के बुरा छापा। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। इस इंटरव्यू के बाद जॉर्डन लोगों का हीरो बन गया। ब्रोकर उसकी कंपनी में काम करने के लिए मरने लगे और देखते ही देखते जॉर्डन की कंपनी बड़ी बन गई। लेकिन साथ ही में बड़ी ऑफिस की अय्याशियां, ड्रग्स और कॉलगस इतने आम हो गए कि जॉर्डन को काम के वक्त सेक्स पर पाबंदी लगानी पड़ी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी थी कि इनमें सबसे ज्यादा अय्याशियां जॉर्डन और उसका दोस्त डॉनी ही करते थे। जॉर्डन का बाप, जो आजकल उनके ऑफिस में इंस्पेक्टर बना फिरता था, वो अक्सर जॉर्डन और उसके एम्प्लॉयज पर फिजूल खर्चे के लिए भड़कता था और उसके इसी भड़काऊ नेचर की वजह से ऑफिस के सब लोग उसे मैड मैक्स बुलाने लगे थे। लेकिन इन सबसे अलग अब वॉल स्ट्रीट और एक FBI एजेंट की नजर भी जॉर्डन पर है, क्योंकि सक्सेस अपने साथ खतरे भी लाती है। खैर, अब हमें जॉर्डन की एक और बड़ी पार्टी को दिखाया जाता है, जहाँ वो इस कंपनी को सबसे बड़ी बनाने के मिशन के बारे में बताता है और अलग अलग तरह के ड्रग्स लेकर वो और उसके सभी दोस्त या फिर स्ट्रेटन कंपनी के सभी एम्प्लॉयज आइडिया सोचने लगते हैं कंपनी को और बड़ा बनाने के लिए। तभी उस पार्टी में एक गजब की आइटम आती है। जॉर्डन उस पर ट्राई मारता है और उसकी बेबी कबाब में हड्डी बन जाती है। हालांकि एक मीटिंग के बाद पता चलता है कि वो खुद जॉर्डन में इंटरेस्टेड है। लंच के बाद जॉर्डन उसे घर छोड़ने चाहता है और वो खुद उसे घर के अंदर बुलाती है चाय पीने के लिए। जॉर्डन पहली मुलाकात से ही उसके साथ सोने के चांसेस ढूंढ रहा होता है और तभी उसकी बीवी का फोन भी आता है। पर तभी वो इस अवतार में जॉर्डन के सामने आती है और उसके बाद बिल्कुल वही होता है जो कुछ तुम अभी सोच रहे हो। अब इस यादगार मीटिंग के बाद नाओमी और जॉर्डन की मीटिंग और बढ़ने लगती है और एक दिन उसकी बीवी ने उन दोनों को गाड़ी में नंगे हाथ पकड़ लिया और फिर जॉर्डन का तलाक हो जाता है और उसने नाओमी को अपने घर में रख लिया। आती ही नाओमी जॉर्डन के पूरे घर का नक्शा बदल देती है। जॉर्डन आगे फिल्म में बताता है कि आती ही नाओमी ने एक गे बटलर भी रखा, लेकिन एक दिन जब कोई घर पर नहीं था तो उस गे बटलर ने अपने बहुत सारे बॉयफ्रेंड बुला लिए और नाओमी ने उन सबको फिर से नंगे हाथ पकड़ लिया और उसे निकाल दिया। लेकिन जॉर्डन के आने के बाद नाओमी उसे बताती है कि उसके अलमारी में रखे पैसे भी गायब थे, $50,000, जिसके लिए जॉर्डन उस गे बटलर को मारता है और पुलिस के हवाले भी कर देता है। अगले सीन में जॉर्डन बताता है कि उसे इतने पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना तो वो रोज कमा लेता था स्टॉक में कई सारी हेरा फेरी करके। पर कहानी में एंट्री होती है मैनी की, जो जॉर्डन की कंपनी का सिक्योरिटीज अटर्नी था। अब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने 2 लॉयर भेजे जॉर्डन की फाइल चेक करने के लिए। जॉर्डन ने उन्हें एक रूम में बैठाया, अपनी फाइल्स दी और जानबूझ के उस रूम का टेम्परेचर बहुत डाउन कर दिया। उसी समय जॉर्डन अपनी कंपनी का इलीगल तरीके से IPO लॉन्च कर रहा था, यानी कि अपनी कंपनी को पब्लिक कर रहा था। अगर आसान भाषा में समझाओ तो अब उसके कंपनी के शेयर कोई भी खरीद सकता था। इसमें कुछ इलीगल नहीं है, पर जॉर्डन शेयर का प्राइस जानबूझ के बड़ा रखकर उसे उसके दोस्तों के हाथों खरीदवा रहा था, जिससे उसके शेयर प्राइस आते ही आसमान छूने लगते हैं और ये इलीगल है। पर जॉर्डन कहता है कि कंपनी इतना पैसा छाप रही थी कि इन्हें पता भी नहीं था कि उन पैसों का आखिर करना क्या है। खैर, अगले सीन में जॉर्डन नाओमी के साथ शादी करके सेटल होना चाहता है, लेकिन जिस होटल में शादी होने वाली थी वहां तक जाने वाली फ्लाइट में जॉर्डन अपनी शादी की खुशी में स्ट्रेटन के 100 एम्प्लॉयज के लिए 50 कॉल गर्ल और बहुत सारे ड्रग्स मंगवाता है। वही पे होटल के 28वें फ्लोर पे करीब 1 वीक तक ये पार्टी चलती है, जिसका खर्चा $2 मिलियन होता है। और उसके बाद फाइनली जॉर्डन नाओमी के साथ शादी करके सेटल होने की कोशिश करता है। अब क्योंकि जॉर्डन के पास पैसा बहुत है तो उसने अपने बेबी को सीधा एक जहाज ही वेडिंग के गिफ्ट के तौर पर दिया। फिर वो उसी जहाज में बैठकर एक आइलैंड पर गए जहाँ जॉर्डन ने 7 एकड़ में फैला एक बंगलो खरीदा। वहाँ सभी ऐशो आराम की चीजें थी। वैसे ये कहानी तुम्हें सुनने में परियों की कहानी जैसी लग रही होगी, पर मैं बता दूं कि ये एक इंसान के लाइफ की सच्ची कहानी है। खैर, तो अब हमें 18 महीने के बाद की कहानी दिखाई जाती है। ये 18 महीने जॉर्डन की जन्नत की तरह गुजरे थे, लेकिन उसके बाद फिर से वही सब शुरू हो गया। जॉर्डन देर रात तक कॉल गर्ल्स और ड्रग्स में डूबा रहता था। रात के 2-3 बजे अपने हेलीकॉप्टर से घर आता था। फिर हर रोज सुबह नाओमी यानी उसकी पत्नी उससे झगड़ा करती है। वो फ्रस्ट्रेशन से दूर जाने के लिए बास टीम लेता है। अपने डॉक्टर से ड्रग्स से उसकी बॉडी का कितना नुकसान हुआ है ये देखता है। और हाँ, अब उसकी स्काइलर नाम की एक बेटी भी है।
खैर अब अगले सीन में हमें दिखता है जॉर्डन के ऑफिस स्टीव मैडन आता है, जो फिलहाल शूज इंडस्ट्री में है। जॉर्डन और डॉनी आज स्टीव की कंपनी का IPO लॉन्च करने वाले थे, जो कि अगर चल गया तो वो बहुत अमीर बनेंगे, क्योंकि डॉनी और जॉर्डन ऑलरेडी स्टीव के कंपनी के 85% होल्डर बन चुके थे। ये इलीगल था, पर जॉर्डन के लिए नया नहीं था। जॉर्डन ने अपने ब्रोकर्स को ऐसी मोटिवेशन स्पीच दी इन शेयर्स को बेचने के लिए कि जब दोपहर को इन्होंने शेयर खोला तो उसकी कीमत थी $4.50 और सिर्फ 1:03 पर एक शेयर की कीमत $18 हो चुकी थी। वॉल स्ट्रीट की बड़ी कंपनियां भी इसे खरीद रही थी और ये वाकई में बहुत बड़ा जंप था। जॉर्डन ने IPO में 2 मिलियन शेयर निकाले थे और उनमें से 1 मिलियन खुद जॉर्डन ने ही अपने लोगों से खरीदवाए थे। जाहिर तौर पर जॉर्डन ने शेयर को बूस्ट देने के लिए अपना वही पुराना तरीका यूज किया था जो इलीगल था, लेकिन उसने 3 घंटे में $2.20 इस शेयर से कमा लिए थे। यह बहुत ही बड़ा अमाउंट था, खास करके सिर्फ 3 घंटे के लिए। हालांकि एक मामूली से स्टॉक में इतना बड़ा बूस्ट देखकर अब FBI जॉर्डन के पीछे लग गई, खास करके एजेंट डेनन, जो एक ईमानदार ऑफिसर है। जब जॉर्डन को ये बात पता चली तो उसने डेनन को मिलने बुलाया। जॉर्डन डेनन को लालच में डालने की कोशिश करता है, उसे हसीन लड़कियां दिखाता है, अपनी आलीशान बोर्ड दिखाता है, घुमा फिरा के पैसे की बात करता है, लेकिन डेनन बहुत ज्यादा ईमानदार होता है। वो जॉर्डन को कहता है कि तुम्हारी ये आलीशान बोर्ड मैं जब्त कर लूंगा, हम बहुत जल्द मिलेंगे। इसके बाद जॉर्डन उन दोनों को गालियां देकर अपने जहाज से निकाल देता है। जॉर्डन को उसके जासूस ने पहले कहा था कि डेनन से बात मत करना, लेकिन वो नहीं माना। लेकिन डेनन के धमकी के बाद अब जॉर्डन की फटके हाथ में आ चुकी है, इसीलिए अब वो डॉनी के साथ स्विट्जरलैंड जाता है अपने पैसे स्विस बैंक में डालने के लिए, ताकि FBI से बच सके। FBI या फिर US गवर्नमेंट उसके पैसे को हाथ ना लगा सके। इसके लिए उस बैंक का मालिक जॉर्डन को एक फर्जी बैंक अकाउंट खोलने को कहता है। और जॉर्डन के आगे दिक्कत ये होती है कि वो इतना सारा ब्लैक मनी USA से स्विट्जरलैंड कैसे लाए। तो वो इस काम के लिए नाओमी की एमा आंटी को पकड़ता है, क्योंकि वो एक ब्रिटिशर्स होती है और उनके पास यूरोपियन पासपोर्ट होता है। बातचीत के दौरान जॉर्डन के ठरक का नमूना हमें आंटी के साथ देखने को भी मिलता है, पर आंटी उसे मना कर देती है। लेकिन एक्चुअल में जॉर्डन के पास इतना पैसा होता है कि अकेली एमा आंटी उसे नहीं ले जा सकती थी, तो वो और ऐसे लोग ढूंढने लगता है जो उसका पैसा स्विट्जरलैंड सेफली ले जा सके। और लकीली ब्रैड की बेबी स्विट्जरलैंड से होती है, तो एमा आंटी 2 मिलियन सेफली स्विट्जरलैंड पहुंचाती है। और ब्रैड की बीवी, उसके परिवार के लोग और उनके दोस्त सब मिलकर अपनी बॉडी पर कुछ इस तरह से डॉलर चिपका कर करीब $20 मिलियन 5-6 बार में ले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखता है कि डॉनी ब्रैड को पैसा देने के लिए आता है, लेकिन पैसा देने की बजाय हर बार की तरह वो उससे तू मैं करने लगता है। उनके झगड़े में पैसे का बैग नीचे गिर जाता है और पुलिस वहां आ जाती है। डॉनी वहां से भाग जाता है, पर ब्रैड पकड़ा जाता है। अब अगले सीन में डॉनी लेमस नाम का ड्रग्स, जो कि गोलियों की शक्ल में होता है, उसे जॉर्डन को दिखाता है और दोनों रात में इसका नशा करने के लिए बैठ जाते हैं। ये सबसे पुरानी और सबसे नशीली गोलियां थी। पहले वो दोनों एक लेते हैं और कोई असर नहीं होता, फिर से एक लेते हैं और नशा होने के लिए एक्सरसाइज करने लगते हैं। अब उन्हें लगता है शायद लेमन्स एक्सपायर हो गई थी, इसलिए वो दो और लेते हैं। तभी नाओमी वहां आ जाती है और जॉर्डन को कहती है कि बो का फोन आया है। ये वही बंदा है जिसने FBI एजेंट की डिटेल्स जॉर्डन को दी थी। वो जॉर्डन से कहता है कि अभी मुझे पब्लिक बूथ से फोन करो, मैं तुम्हारे घर के फोन पर बात नहीं कर सकता। अब जॉर्डन उसे बाहर आकर फोन करता है, तब वो उसे बताता है कि ब्रैड जेल में है और जॉर्डन समझ जाता है कि डॉनी ने कुछ किया है। उसके बाद वो बोलता है कि एजेंट डेनन ने तुम्हारे घर के सभी फोन टैप किए हुए हैं, कहीं तुमने उसे रिश्वत देने की कोशिश तो नहीं की। लेकिन जॉर्डन एक बार नहीं कहता है और वैसे ही नीचे गिर जाता है। लेमन्स नाम की गोलियों का असर शुरू हो गया था। 14 साल पुरानी होने की वजह से उन्होंने असर करने में 90 मिनट लिए, लेकिन वो इतनी पावरफुल थी कि जॉर्डन जैसे चर्सी को भी एक अलग ही नशा महसूस हो रहा था। उसके हाथ पैर जम गए थे, ऐसा लग रहा था मानो उसको लकवा मार गया हो। लेकिन इस हालत में भी जॉर्डन होटल से रेंगते हुए गाड़ी तक आता है। तभी नाओमी का फोन आता है। वो कहती है कि डॉनी अजीब सी हरकतें कर रहा है, वो किसी से फोन पर बातें कर रहा है। अब जॉर्डन कैसे बैसे गाड़ी चलाकर घर आता है और उसे फोन पर बोलने से रोकता है। अब अगली सुबह पता चला कि जॉर्डन ने अपनी गाड़ी सारे रास्ते ठोकी थी। चमत्कार ये था कि वो जिंदा बच गया। इधर दूसरी तरफ ब्रैड को 3 महीने जेल में रहना पड़ा, क्योंकि उसने डॉनी और जॉर्डन का नाम नहीं लिया। लेकिन अब जॉर्डन पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। और अब इस सीन में सिक्योरिटीज अटर्नी मैनी जॉर्डन से कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो SEC से एक डील करनी पड़ेगी, जिसमें तुम्हें कुछ स्टॉक फ्रॉड को मानना पड़ेगा। $4-5 करोड़ SEC को देने पड़ेंगे और अपनी कंपनी स्ट्रेटन को
छोड़ना पड़ेगा, जिसके बाद FBI और SEC तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाएगी। और जॉर्डन मान भी जाता है क्योंकि वो अपनी बेबी और बच्ची को अकेला छोड़ के जेल नहीं जाना चाहता। अपने ऑफिस वो अपना इस्तीफा देकर अपनी आखिरी स्पीच देता है, लेकिन बोलते बोलते इमोशन में आकर वो अपना फैसला बदल देता है। यानी अब जॉर्डन SEC, FBI और एजेंट डेनन से सीधा भिड़ जाता है। अगले सीन में हमें दिखता है कि ब्रैड की जेल से आने की खुशी में जॉर्डन ने एक बड़ी पार्टी रखी है, पर जॉर्डन की मुसीबतें अभी तो शुरू होने वाली थी। FBI ने उस पे इंक्वायरी बढ़ाई, उसे नोटिस भेजना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उसके ऑफिस के सभी से स्टीव के IPO को लेकर पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय ने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन FBI ने डॉनी और जॉर्डन को देश छोड़ के जाने से मना कर दिया था और वो दोनों अपनी बेबियों को लेकर इटली चले गए। वहां जाकर जॉर्डन को ऑफिस से फोन आया कि स्टीव अपने स्टॉक बेच रहा है। माना कि 85% स्टॉक जॉर्डन के थे, पर वो स्टीव के नाम से ही थे। तो दूसरी तरफ नोमी की एमा आंटी भी हार्ट अटैक से मर गई थी, यानी कि अब उनके नाम पर जो $2 करोड़ स्विस बैंक में थे वो भी अटक गए। अब पहले तो वो अपने सभी क्लाइंट्स को स्टीव मैडन के शेयर बेचने को कहता है ताकि वो डाउन चला जाए। उसके बाद स्विट्जरलैंड फोन करता है तो मैनेजर उसे तुरंत स्विट्जरलैंड बुलाता है। तो अब जॉर्डन प्लान बनाता है कि पहले वो स्विट्जरलैंड जाएगा अपने 2 करोड़ बचाने, फिर वहाँ से लंदन जाएगा एमा आंटी का फ्यूनरल अटेंड करने और बाद में न्यूयॉर्क। हालांकि शिप का कैप्टन उसे कहता है इसमें खतरा है और वो नहीं मानता और समंदर में आए तूफान में उसकी शिप डूब जाती है। इटालियन हेलीकॉप्टर उन सबको बचा लेती है। जॉर्डन, डॉनी और उनकी पत्नियां मरते मरते बचती है और ये हादसा जॉर्डन को चेंज कर देता है। उसके बाद वो अपने सारे गंदे धंधे बंद कर देता है। 2 साल तक टीवी में एडवाइजर बन के रहता है, लेकिन अगले सीन में हमें दिखता है कि 2 साल बाद भी FBI उसे पकड़ लेती है। मतलब क्या बकवास है, शरीफ होने के 2 साल बाद। रियली? खैर, तो कोर्ट ने उसे कई सारे गुनाहों के लिए $10 मिलियन का जुर्माना सुनाया और अपने ही घर में नजरबंद कर दिया। हाँ, जॉर्डन अब घर के बाहर नहीं जा सकता। उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसे अपने ही कंपनी स्टेटस से निकाल दिया है। केस लड़ते लड़ते उसका दिवाला निकल गया है और अब उसका घर तक बेचने को निकाला गया है। अब अगले सीन में FBI उसे सरकारी गवाह बन के पिछले कुछ सालों में जितने भी लोग उसके साथ थे उनके नाम बताने को कहता है, वरना जिंदगी भर जेल में सड़ाने की धमकी देता है। फिलहाल जॉर्डन उन्हें कुछ नहीं कहता। अब घर आकर वो अपनी बेबी से ये बात कहता है और नोमी उस बात को इग्नोर करके उसे कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। देखा बेटे, पैसे गए यानी सब जाने वाला है अब। खैर, वो आगे कहती है कि बच्चों की कस्टडी भी मेरे पास ही रहेगी। इसी बात पर उनमें झगड़ा हो जाता है, हाथापाई भी होती है। जॉर्डन अपनी बेटी को कार में बिठाता है और ले जाने की कोशिश करता है और नोमी उसे रोकने की कोशिश करती है और रॉड लेकर। इसी चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉर्डन और उसकी बेटी को चोट लगती है। अब अगले सीन में जॉर्डन एक सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। FBI उसे एक माइक लगा के स्टेटन में भेजती है, पर डॉनी से बात करते वक्त वो एक चिट्ठी पे लिखकर सब सच बताता है और फिर पूछताछ का नाटक करता है। अब अगले सीन में FBI जॉर्डन के घर आती है। आज जो चिट्ठी उसने डॉनी को दी थी वो उनके हाथ लग गई थी। अब वो जॉर्डन को पकड़ती है और स्ट्रेटन पर डेनन अपने टीम के साथ छापा मार देता है और सभी पकड़े जाते हैं। जॉर्डन को 3 साल की सजा होती है और फिल्म खत्म। ये फिल्म जॉर्डन बेलफोर्ड की बुक जो उनकी लाइफ पर बेस है उस पर बनाई गई है और ये फिल्म बहुत कुछ सिखाती है, खासकर शेयर मार्केट के बारे में, लालच के बारे में। शेयर मार्केट से तुम अमीर तो बन सकते हो, लेकिन लालच की वजह से शॉर्टकट तुम्हारी पूरी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। जॉर्डन की पूरी लाइफ लालच पर टिकी हुई थी। उसके पास कई बेहतर मौके थे रुक जाने की, लेकिन वो बर्बाद होने तक बढ़ता चला गया। इसलिए लाइफ में कभी कभी रुकना बेहतर होता है।